हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। आप देख रहे हैं स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस और माई सेल्फ स्वर्णकांत त्रिपाठी, जिसमें कि हम आज एक एनसीईआरटी का पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं। क्लास 11th है और एनसीईआरटी जो कि नीट के पर्पज़ से हमारी नीट की ही सीरीज चल रही है। फर्स्ट डेमो क्लास है, जिसको देख करके आप समझ सकते हैं और अगर पसंद आए तो हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर की, बायोलॉजी की, जिसका कि नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्लासिफिकेशन है क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, लिखा है क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा द थिंग्स आर ग्रुप्ड, चीज़ें यानी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के द्वारा जो एनिमल्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। अलग अलग कैटेगरी में उनके कुछ लक्षणों के आधार पर देख लिया जाता है और जो कि ईजिली लक्षण दिख जाते हैं, बाहरी मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उनके आधार पर उनका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन तैयार हो जाता है। क्लासिफिकेशन इसलिए भी किया जाता है ताकि हमें जीवों के बारे में पढ़ने में आसानी रहे, उन्हें समझने में आसानी रहे, क्योंकि जीव पृथ्वी पर बहुत सारे हैं, इसलिए उनको ग्रुप बना करके अध्ययन उनका किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन के कुछ एडवांटेज यही रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन का पहला एडवांटेज है इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग बीइंग से है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसकी स्टडी करना। दूसरा है मेक फॉसिल स्टडी इजी। फॉसिल क्या होता है? फॉसिल जो डेड और डिके प्लांट्स होते हैं, जो हज़ारों सालों से कहीं ज़मीन में नीचे फंस गए हैं और उनको जब निकाला जाता है 1000 साल बाद या 100 साल बाद, तो उनको हम फॉसिल्स कह लेते हैं। तो फॉसिल के स्टडी को ये इजी बनाते हैं। उसके बाद में ये अलग अलग ग्रुप के बारे में एक स्पेशल जानकारी देते हैं कि किसी भी ग्रुप के एक मेंबर के बारे में अगर हमें जानकारी पता है तो उसके हम सारे मेंबर्स के बारे में जानकारी आसानी से जुटा पाएंगे। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। क्लासिफिकेशन के बाद एक टर्म आता है कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम। जानना होगा कॉमन नेम क्या है और साइंटिफिक नेम क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम एक ऐसा नाम होता है जो एक साधारण नाम होता है। कॉमन नेम आर द वर्नाकुलर नेम। वर्नाकुलर का मतलब आपसी बोलचाल की भाषा में, लोकल लैंग्वेज में लोकल नेम होता है, जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में होता है, साथ ही साथ एक पार्टिकुलर रीजन में एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। कॉमन नेम का दायरा बहुत सीमित होता है, जबकि जो साइंटिफिक नेम होता है वो ऑल इंटरनेशनल लेवल पर, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर वो एक ही रहता है। तो कॉमन नेम जगह जगह पर बदलता भी रहता है, जबकि साइंटिफिक नेम कहीं भी बदलता नहीं है, एक ही रहता है। जैसा कि अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, हमने लिख रखा है इट बिकम्स चेंज टू अनदर रीजन। ये जैसे जैसे हम रीजन में एक दूसरे से रीजन में जाते हैं, वैसे आप उत्तर प्रदेश में हो तो आप हो सकता है आलू को कुछ और बोला जाता हो, आलू को आलू बोलते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में पहुंच जाएं तो हो सकता है आलू को कुछ और भाषा में बोला जाता हो, वहाँ की अपनी भाषा में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कॉमन नेम जो होते हैं वो एक शहर से दूसरे शहर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बदल जाते हैं, जबकि साइंटिफिक नेम नहीं बदलते हैं। लिखा है साइंटिफिक नेम जो होता है वो बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा दिए जाते हैं। साइंटिफिक नेम जो होता है उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का उनका पार्टिकुलर नेम होता है। उस नाम के साथ में उनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई लक्षण जुड़े रहते हैं, कैरेक्टर्स जुड़े रहते हैं, और उसे हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। यानी जो इनका साइंटिफिक नेम होता है वो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के आधार पर तैयार किया जाता है। अर्थात साइंटिफिक नेम में दो शब्द जुड़े होते हैं, जिनको हम आगे बताएंगे। पहले समझ लेते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। जब हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इसको सबसे पहले कैरोलस लिनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था। तो कैरोलस लिनियस ने 1751 में ये दिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जिसके बेस पर क्या किया जाता है, लिविंग बीइंग का साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, चलो एक एक करके जान लेते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए इन्होंने अपनी कौन सी बुक में क्या दिया है। तो इनकी एक बुक थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर नामक एक इनकी बुक थी। इस बुक में इन्होंने क्या दिया, इस बुक में इन्होंने एनिमल्स के नाम साइंटिफिक नेम दिए, एनिमल्स के साइंटिफिक नेम दिए। इस बुक के 10th एडिशन में, मतलब 10वां एडिशन जब था पब्लिकेशन का इनकी बुक का, तब इन्होंने ये सारे नाम दिए थे। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। फिर एक इनकी दूसरी बुक थी जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने सारे प्लांट के नाम दिए, जो 1753 में इनकी प्रकाशित हुई थी, बुक पब्लिश हुई थी। तो इन्होंने इसमें सारे प्लांट के नाम दिए थे। चलिए
देख लेते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं, आखिर कैसे कोई साइंटिफिक नेम रखा जाता है, उसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। तो लिखा है नेम्स आर जनरली लैटिन वर्ड, जो नाम होते हैं, जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो लैटिन भाषा में होते हैं, और वो लिखे कैसे जाते हैं, तो इटैलिक में लिखे जाते हैं, यानी तिरछे लेटर में लिखे जाते हैं। इनका जो पहला वर्ड होता है, जो पहला शब्द होता है, यहाँ पे एल स्पेलिंग गलत है, जो पहला इनका वर्ड होता है वो किसी भी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो दूसरा इसका वर्ड होता है वो किसी एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। और जब जीनस और स्पीसीज दोनों आपस में मिल जाते हैं तब किसी का वैज्ञानिक नाम तैयार हो जाता है, साइंटिफिक नेम तैयार हो जाता है। एक और बात, जितनी भी स्पीसीज होती हैं इनको सबको हम हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, यानी साइंटिफिक नेम लिखते समय स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखी जाती है, ठीक है। और एक बात ये है कि साइंटिफिक नेम लिखने के लास्ट में ब्रैकेट में एक शब्द लिख दिया जाता है, सॉरी एक वर्ड अक्षर लिख दिया जाता है, जो अक्षर उसके वैज्ञानिक को रिप्रेजेंट करता है, जो वैज्ञानिक उसका नाम दे रहा होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल की अगर बात करें तो आप एक देख कर पा रहे होंगे, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है मैंगीफेरा इंडिका। अगर इस नाम की बात करें तो ये नाम मैंगो के प्लांट का है, साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पर मैंगीफेरा जो है ये जीनस है, यहाँ पर इंडिका जो है ये उसकी स्पीसीज है यानी प्रजाति है, और एल जो है ये वैज्ञानिक नाम है यानी लिनियस का नाम है, कैरोलस लिनियस। क्यों? क्योंकि मैंगीफेरा इंडिका जो शब्द है, जो वैज्ञानिक नाम है, इसको लिनियस ने दिया है, इसलिए यहाँ पर एल लिखा हुआ है। आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। हम आपको नीट की पूरी सीरीज़ तैयार करके देंगे, बस आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है जेनेरिक नेम और कॉमन नेम जो होते हैं ये कभी कभी सेम भी हो सकते हैं, यानी जेनेरिक नाम और कॉमन नेम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों एक जैसे हो जाते हैं, सेम भी आपको मिल सकते हैं। तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, अगर कहीं सेम मिल जाए तो ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के एडवांटेज क्या हैं, इसके लाभ भी तो होंगे कुछ। तो लाभ ये है कि किसी भी सिंगल स्पेसिफिक रीजन में किसी भी स्पीसीज का एक ही नाम होना है, मतलब एक रीजन में एक ही नाम होगा, यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप एक ही नाम से एक चीज़ को जानेंगे। दूसरी बात, साइंटिफिक नेम यूजुअली डिस्क्राइब सम कैरेक्टरिस्टिक्स, जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो बेसिकली किसी न किसी कैरेक्टर के आधार पर रखे जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेम, तो इससे ये भी आसानी रहती है। और फिर हम आगे देख लेते हैं, अगला हमारा टर्म है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की होता क्या है, चलो ये देख लेते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की जब हम बात करते हैं तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब होता है अ सिस्टम अरेंजिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, एक ऐसा सिस्टम जो कि एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को उनके घटते क्रम में अरेंज किया जाता है, तो उसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। यानी ये क्लासिफिकेशन किया जाता है किंगडम से लेकर के उनकी स्पीसीज के घटते हुए क्रम में। चलो देख लेते हैं, हमने एक टेबल तैयार कर रखी है आप सभी के लिए, देख लेते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की को भी लिनियस ने ही दिया था, यानी कैरोलस लिनियस जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो कैरोलस लिनियस ने ही ये भी नाम दिया है, यानी टैक्सोनॉमिक हायरार्की को भी कैरोलस लिनियस जी ने ही दिया है, ठीक है। अब वो लिस्ट देख लेते हैं, जिस लिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो लिस्ट ये है। इस लिस्ट में प्लांट के लिए क्या है, प्लांट के लिए क्लासिफिकेशन है, पहले किंगडम, फिर डिवीज़न, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ऐसे ही एनिमल्स के लिए भी है, पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं। अगर एक हम बेसिक डिफरेंस की बात करें तो सिर्फ डिफरेंस इतना है कि प्लांट में डिवीज़न हो जाता है और एनिमल में यही फाइलम हो जाता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है जो प्लांट और एनिमल के क्लासिफिकेशन को थोड़ा अलग कर देता है, बाकी सब आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएं, जिससे कि हम थोड़ा आपके उसके प्रति जागृत हो जाएं, उत्साहित हो जाएं। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर से एक नया टर्म आया है, टैक्सोनॉमिकल एड। क्या होता है टैक्सोनॉमिकल एड? टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब होता है टैक्सोनॉमी का प्रचार करना। किस तरीके से इनका प्रचार किया जाएगा, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने तथा सरकार ने दोनों ने आपसी सहयोग के साथ में कुछ चीज़ें डेवलप की हैं।
कुछ ऐसे प्रोग्राम डेवलप किए हैं, कुछ ऐसे चीज़ें डेवलप की हैं, कुछ ऐसे गार्डन डेवलप किए हैं, कुछ ऐसे चिड़ियाघर डेवलप किए हैं जिनके माध्यम से लोगों को लिविंग बीइंग के बारे में अच्छे से जानकारी पता चले, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी पता चले, एनिमल्स के बारे में जानकारी पता चले। तो हमने लिख रखा है, देखते हैं। लिखा है टैक्सोनॉमिकल एड्स आर टेक्निक्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे टेक्निक हैं या कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जो कि स्टोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन, जो कि स्पेसिमेन या उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर रखते हैं, और द आइडेंटिफिकेशन या उनका आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए उनके स्पेसिफिक पॉइंट रखते हैं अपने पास पहले से स्टोर। तो इन सब को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड। चलिए और देख लेते हैं। जैसे कि टैक्सोनॉमिकल एड की अगर हम बात करें तो पहला हर्बेरियम हो गया, दूसरा हो गया बॉटेनिकल गार्डन, तीसरा हो गया म्यूजियम, चौथा हो गया जूलॉजिकल पार्क और पांचवा हो गया की। तो इस प्रकार से ये सारे टैक्सोनॉमिकल एड के अंतर्गत ही आते हैं। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बेरियम की। तो हर्बेरियम जान लेते हैं क्या होता है। हर्बेरियम एक बड़ी सी फाइल होती है। अगर हम एक छोटे पैमाने पे बात करें तो फाइल्स ही होती है, और वैसे तो बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, बड़े बड़े हर्बेरियम खुद के बने हुए हैं। चलिए देख लेते हैं हर्बेरियम क्या है। हमने यहाँ पे लिख रखा है कि हर्बेरियम क्या है। हर्बेरियम आर ड्राइड प्लांट पार्ट। हर्बेरियम जो होते हैं एक ड्राइड प्लांट पार्ट होते हैं, उनकी एक पूरी फाइल तैयार की जाती है। अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी क्लासिफिकेशन, जो एक क्लासिफिकेशन के आधार पर अरेंज किया जाता है उनको। अच्छा, हर्बेरियम बनाने के लिए ज़रूरत क्या पड़ती हैं टूल्स की। हर्बेरियम होता क्या है, किसी भी प्लांट के प्लांट पार्ट को काट करके उसको प्रेस करके किसी भी फाइल में सुरक्षित रख लिया जाता है, जो कि हज़ारों सालों तक सुरक्षित रहता है, या आगे आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताने में हेल्प करता है, पढ़ने में मदद करता है, स्टडी में मदद करता है। इसके लिए टूल्स की क्या ज़रूरत पड़ती है, डिगर की ज़रूरत पड़ती है, यानी खुरपी की ज़रूरत पड़ती है, कटर की ज़रूरत पड़ती है, और प्लांट प्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे अन्य कई सारे और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। खैर, स्पेसिमेन को जिस पे पोस्ट किया जाता है, जिस सीट पर लगाया जाता है, उस सीट की लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो उस सीट की लंबाई चौड़ाई जो है वो 29 लंबाई होनी चाहिए उसकी, और चौड़ाई उसकी 41.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। विद द हेल्प ऑफ ग्लू या एडेसिव, किसी भी प्रकार के चिपचिपे पदार्थ या गम से उसको चिपका दिया जाता है उसी प्लांट के, उसी पेज के ऊपर उस प्लांट को। तो इस प्रकार से हमारी एक फाइल तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर हमने कुछ स्पेशल हर्बेरियम्स के बारे में हमने लिख रखा है, जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल के या हमारे भारत देश के कुछ फेमस हर्बेरियम हैं, जिनके बारे में हम बता रखे हैं यहाँ पे पहले से लिस्ट में। आप सब लोग नोट कर लीजिएगा इसको ज़रूर। चलिए देखते हैं। पहला लिखा है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। बॉटनिकल गार्डन आगे आएगा, ये हर्बेरियम की बात कर रहे हैं। तो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन ये सबसे बड़ा हर्बेरियम है। दरअसल ये बॉटेनिकल गार्डन भी है और हर्बेरियम भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन ये है कहाँ, ये क्यू में है। और क्यू कहाँ है, क्यू लंदन में है। यहाँ पर लगभग 6.5 मिलियन हर्बेरिया हैं, इसीलिए ये सबसे बड़ा है पूरे विश्व का। दूसरा है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये पेरिस में है। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है। यहाँ पर लगभग 6 मिलियन हर्बेरिया हैं। अगला है यूएस नेशनल हर्बेरियम, ये न्यूयॉर्क में है, यहाँ पे 4 मिलियन हर्बेरिया हैं। अगला सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ये शिवपुर यानी कोलकाता में है, यहाँ पे 2 मिलियन हर्बेरिया हैं। और अगर हम फाइनली बात करें नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NBRI की, तो लखनऊ में है, यहाँ पर लगभग 80,000 हर्बेरिया हैं। तो इस प्रकार से हर्बेरिया के बारे में हमने आपको एक जानकारी दे दी है, लिस्ट भी दे दी है, एक टेबल बना के दी है। आप इसको नोट कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे वो हमने यहाँ पे नोट करा दिए हैं। आगे देखते हैं। हर्बेरिया के बाद में दूसरा आता है बॉटेनिकल गार्डन। समझ लेते हैं कि बॉटेनिकल गार्डन क्या होता है। तो बॉटेनिकल गार्डन जो होता है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट होता है, लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है। ग्रोन ऑन नेचुरल हैबिटेट, ये सारे प्लांट नेचुरल हैबिटेट में ग्रो कराए जाते हैं। इनको गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंशन किया जाता है, इनकी रक्षा की जाती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो है वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है, यानी इंडियन बॉटेनिकल गार्डन पूरे एशिया का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और सबसे पहला जो बॉटेनिकल गार्डन है वो पीसा बॉटेनिकल गार्डन है, जिसको इटली में पाया गया, यानी इटली में है ये। और इसको किसने इस्टेब्लिश किया था, तो लूका ग्लिनी नामक एक वैज्ञानिक ने इसको इस्टेब्लिश किया था लगभग 1600 के दशक में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे। अब इसकी भी हमने एक लिस्ट तैयार कर रखी है, एक टेबल बना रखा है, तो देख लेते हैं। उस टेबल में बॉटेनिकल गार्डन के बारे में सारा कुछ दिया है। चलिए
कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बोटेनिकल गार्डन है जिनकी पूरी एक लिस्ट है मेरे पास। पहला है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन भी है और हर्बेरियम भी था, ऐसा कि आपने पीछे देखा है। तो क्यों लंदन में है ये। दूसरा है बर्निल बोटेनिकल गार्डन, ये बर्निल में है और बर्निल जर्मनी में है। अगला है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोटेनिकल गार्डन, ये कैम्ब्रिज में है, कैम्ब्रिज यूके में है। और अगला है इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो हावड़ा में है, हावड़ा कोलकाता में है। और अगला फिर वही NBRI यानी नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन थे जिनकी हमने लिस्ट तैयार कर रखी है। चलिए आगे देखते हैं। हर्बेरियम और इसी क्रम में हर्बेरियम के और नेशनल गार्डन के क्रम में एक आता है म्यूज़ियम। चलिए देख लेते हैं कि म्यूज़ियम क्या होता है। तो म्यूज़ियम जैसा कि आपने नाम सुना होगा इसका, कि यहाँ पर कलेक्शन होता है किसका, प्लांट्स का या फिर एनिमल्स का स्टडी के लिए कलेक्शन किया जाता है, मरे हुए प्लांट्स या एनिमल्स का। ये कहाँ प्रिजर्व किए जाते हैं, ये किसी जार या कंटेनर में प्रिजर्व किए जाते हैं प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन के द्वारा, वैसे सड़ जाएंगे तो इसलिए बेसिकली फार्मिलिन का प्रयोग किया जाता है। तो फार्मिलिन से क्या होता है, इनके टिश्यूज सड़ते नहीं हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनके स्केलेटन को यहाँ पर स्केलेटिव फॉर्म में सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि बड़े एनिमल्स को सुरक्षित रखना वैसे मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, इसलिए इनके स्केलेटन को यानी इनके हड्डियों के ढांचे को सुरक्षित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम है जिनकी हमने लिस्ट एक तैयार कर रखी है, चलिए देख लेते हैं एक लिस्ट के माध्यम से। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ, USA में है। अगला है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो कि बसेल में है, बसेल स्विट्जरलैंड में है। अगला है जूलॉजिकल म्यूजियम जो एम्स्टर्डम में है यानी नीदरलैंड में है। अगला है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो पेरिस में है और एक न्यू दिल्ली में भी है, इसलिए पेरिस भी लिखा है, न्यू दिल्ली भी लिखा है, दोनों जगह है। कौन सा, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ऑप्शन के हिसाब से आप सही वाला टिक लगाएंगे। अगला है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ये मुंबई में है अपने इंडिया में। अगला है म्यूजियम ऑफ आर्थ्रोपोडा, ये पुणे में है यानी इंडिया महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक हमने आपको म्यूजियम की भी लिस्ट तैयार करा दी है, इसको भी आप नोट करते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। तो जूलॉजिकल पार्क ऐसा प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल रखे जाते हैं। प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू एनिमल्स को इनका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराया जाता है। इनको मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, तो इनको सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है, यानी CZAI के द्वारा मैनेज किया जाता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी यानी WZCS, ये क्या करते हैं, सभी जूलॉजिकल पार्क को जू के रूप में रिफर्स करते हैं, यानी देख रेख में इनकी भी रहता है। कुछ जूलॉजिकल पार्क की भी मैंने लिस्ट तैयार की है, देख लेते हैं एक एक करके। जूलॉजिकल पार्क में पहला है नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो दिल्ली में है। नंदन कानन जू है जो उड़ीसा में है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क पुणे में है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट चेन्नई में है। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। इस प्रकार से हमने एक लिस्ट ये भी दे दी है आपको, इसको तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट्स हैं सारे। चलिए अब इसके बाद में फाइनली एक पॉइंट आ जाता है की क्या होता है, तो की को भी जान लेते हैं कि प्लांट और एनिमल के बारे में आइडेंटिफिकेशन करने में सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी बताने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। की भी दो प्रकार की होती है, एक इंडेंटेड की होती है। इंडेंटेड की क्या करता है, ये दो या दो से अधिक कैरेक्टर के बीच में सीक्वेंस बताता है या उनके बीच में अंतर बताता है। और एक होता है ब्रैकेटेड की। ब्रैकेटेड की कंट्रास्ट कैरेक्टर यानी दो अपोजिट कैरेक्टर्स वाले पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों उनके बारे में बताता है। तो इस प्रकार से की के बारे में भी हमने जान लिया। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी वीडियो आपको हमारा पसंद आया है, अच्छा लगा है, हमारी मेहनत अच्छी लगी है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।